तो गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम श्वेता है। नमस्कार। और आज हम लोग अपने क्लास में हिंदी साहित्य की शुरुआत करेंगे। हमने पिछली वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण की भाषा से शुरुआत की थी, लेकिन इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य भी लेके चलेंगे ताकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो पूरा हो सके। तो हिंदी साहित्य एक बहुत ही विशालकाय सब्जेक्ट माना जा सकता है। जो हिंदी साहित्य या फिर हिंदी के विद्यार्थी हैं उन्हें बहुत भली भांति पता है कि हिंदी बहुत ही एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसको 1 महीने 2 महीने में पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन इसको हम लोग समझते हुए चलेंगे और ऐसे ही पढ़ते हुए चलेंगे जिससे ये जल्दी जल्दी पूरा हो सके और हमें पूरी अच्छे तरीके से समझ में भी आ सके। हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 से शुरू मानी जा सकती है। वैसे तो ये 1000 से पूर्व का है, लेकिन ज़्यादातर साहित्य का इतिहास लगभग 1000 से शुरू मानी जाती है। वैसे तो ये 1000 से भी आगे का है, लेकिन ज़्यादातर विद्वान जो इस पे एक मत हुए हैं वो 1000 है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 से शुरू माना गया है। साहित्य शब्द का अर्थ क्या होता है? ये शब्द सहित से बना हुआ है और सहितेन भाव सह साहित्यम, जो हित के भाव के साथ चले, यानी जो कि किसी के कल्याण मार्ग के साथ चले और भाव यानी फीलिंग्स के साथ चले, उसे हम लोग साहित्य कहते हैं। ठीक है। साहित्य को दो भागों में बांटा गया है या फिर 2 पक्षों में बांटा गया है। पहला है भाव पक्ष और दूसरा है कला पक्ष। भाव के साथ, ये जो भाव पक्ष है ये भाव के साथ चलता है, यानी फीलिंग्स के साथ चलता है, किसी के कल्याण के मार्ग के साथ चलता है और इसमें संपूर्ण साहित्य आ जाता है। संपूर्ण वाग्मय का अर्थ मीनिंग होता है कि संपूर्ण साहित्य जो भी है, इसमें गद्य पद्य जितनी भी चीज़ें हैं पिछली और अभी की, सब कुछ ये भाव पक्ष में आता है जो कि भाव के साथ चलता है। और नेक्स्ट है कला पक्ष, जो कि शब्द और अर्थ के साथ चलता है, जिसमें शब्द भी आपको समझ में आते हैं और उसके अर्थ होते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं साथ साथ चलते हैं, क्योंकि शब्द और अर्थ हमेशा साथ साथ चलते हैं इसमें। जैसे कि कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास आदि। नेक्स्ट है परिभाषा। अगर हम लोग देखते हैं साहित्य की परिभाषा क्या है। साहित्य में मानव के सृजनात्मक कार्य, उनसे संबंधित पूर्व परंपरा, युगीन परिवेशन, युगीन आदि पर प्रकाश डाला जाता है। साहित्य में मानव के सृजनात्मक कार्य, यानी कि वो जो चीज़ें सृजन करते हुए जा रहे हैं, जो चीज़ें बनाते हुए जा रहे हैं, खुद को कितना डेवलप करते हुए जा रहे हैं उनके बारे में, तथा मानवों से संबंधित पूर्व परंपरा, कि वो जो अभी जिस समय में है लेकिन उसके पहले किस प्रकार से थे, उनकी मानसिक अवस्थाएं क्या थी, सामाजिक अवस्था क्या थी उस समय की, उन सारी चीज़ों को, युगीन परिवेशन, उस समय में घटित होने वाली परिस्थिति को, ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम लोग कहाँ से जान सकते हैं? साहित्य से। क्योंकि साहित्य को एक प्रकार से ये भी कहा जाता है कि ये मानवों के जो चित्त था उस समय, उनकी सोच को प्रदर्शित करता है कि उस समय उनकी सोच क्या थी, उनकी परिस्थिति क्या थी, कि किस प्रकार से उन्होंने किस तरीके का साहित्य की रचना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्वानों ने साहित्य की अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिनमें सबसे पहले और सबसे प्रमुख जो हैं वो हैं आचार्य शुक्ल। इनका पूरा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है और ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक तथा मुख्य आलोचक भी माने जा सकते हैं। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का मतलब होता है मानसिक या फिर उनके सोच का संचित प्रतिबिंब रहता है। तब ये निश्चित है कि इन चित्तवृत्तियों में जैसे जैसे परिवर्तन आता है, वैसे वैसे साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है।
आदि से लेकर अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार जो भी प्रत्येक देश से हैं उनका साहित्य वहाँ की जनता की मानसिक परिस्थितियाँ क्या थी, उनका कैसा सोच था, किस प्रकार से वो आगे बढ़े, इन्हीं सारी चीज़ों को वो चीज़ प्रतिबिंबित करती है, यानी वो चीज़ मिरर के रूप में दिखाती है। और जैसे जैसे वो चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं, उन चीज़ों में बदलाव होता जाता है, वैसे वैसे ही हम लोग वहाँ की बदलती हुई साहित्य को देख सकते हैं। ये इनका कहना था। आगे देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका मुख्य संबंध आर्थिक एवं चिंतात्मक परिवर्तन से माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि साहित्य जो है वो अभिरुचियों यानी जो उनकी इच्छाएं थी, जो उनकी संवेदनाएं थी, उनका इतिहास होता है, जो कि जितने चिंतनात्मक परिवर्तन होने से, आर्थिक परिवर्तन होने से ये बदलता हुआ जाता है। हिंदी साहित्य का लगभग 1000 वर्षों का इतिहास जिन ग्रंथों में लिखा गया है उसे हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, उनके महत्वपूर्ण सामग्री की, उनकी सामग्री कहाँ से मिलती है तथा उनके लेखक कौन हैं और ये कब लिखी गई। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण में आते हैं भक्तमाल। ये भक्तमाल जो है ये एक ग्रंथ है, साहित्य इतिहास है, जो कि 1585 में लिखा गया था, 1585 ईस्वी में। किसके द्वारा लिखा गया था? नाभादास के द्वारा, जिसमें 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र लिखे गए हैं, 316 छप्पय में रचित हैं। भक्तों कवियों के विषय में जानकारी देने वाली हिंदी की प्रथम पुस्तक मानी जाती है ये। तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि हिंदी की प्रथम पुस्तक जिनसे हिंदी की कवियों के बारे में जानकारी मिलती है तो वो उसमें आएगा भक्तमाल। और किसके द्वारा रचित है? नाभादास के द्वारा, नाभादास जी के द्वारा रचित है, जिसमें 200 भक्तों के चरित्र दिए गए हैं और 316 छप्पय हैं। नाभादास ने तुलसी के प्रति विशेष श्रद्धा भाव व्यक्त करते हुए उन्हें अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है। तुलसी यहाँ तुलसीदास जी को कहा गया है, सुमेरु कहना यानी कि उनसे वो प्रभावित हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता 1568 यानी 1568 ईस्वी में लिखी गई, और वही 252 वैष्णव की वार्ता भी 1568 यानी 1568 ईस्वी में लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई। गोकुलनाथ ने 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों की तथा 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों की कथाओं का संकलन किया। ये याद रखिएगा, 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्य हैं तथा 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। और किसने लिखा है? गोकुलनाथ ने। गोकुलनाथ ने 84 वैष्णव की वार्ता वल्लभाचार्य के शिष्यों के बारे में लिखा है तथा गोकुलनाथ ने ही विट्ठलनाथ के शिष्यों के बारे में 252 वैष्णव की वार्ताओं की कथाओं का संकलन किया है। इन दोनों वार्ता साहित्य में विभिन्न कवियों के बारे में ब्रज भाषा में पहली बार सूचना प्राप्त होती है। ये याद रखिएगा, 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा, और पहली बार लिखी गई है। अगला हम लोग आगे चलते हैं तो हमें मिलता है कविमाल, जो कि 1655 ईस्वी में 1655 ईस्वी में संग्रहकर्ता तुलसी 175 कवियों की रचनाओं का संकलित है। ये ग्रंथ अपर्याप्य है,
मतलब कि इसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं। आगे बढ़ते हैं। कालिदास हजारा, अगली पुस्तक का नाम है कालिदास हजारा, जो कि 1718 ईस्वी में लिखी गई और इसे लिखा है कालिदास त्रिवेदी, जो कि रीति ग्रंथकार हैं, रीतिकाल के ग्रंथकार हैं। इसमें 212 कवियों के बारे में हजारा पंथ संग्रहित हैं और शिव सिंह सेंगर ने जो अपना काल निर्णय किया है वो कालिदास हजारा के पुस्तक से ही किया गया है, तथा शिव सिंह सेंगर जो हैं कालिदास त्रिवेदी को अपना प्रेरक तथा कालिदास हजारा को अपना आधार ग्रंथ मानते हैं, जिसके द्वारा उन्होंने काल निर्णय किया है। अब आगे बढ़ते हैं। राग कल्पद्रुम, अगले पुस्तक का नाम हमारे हैं राग कल्पद्रुम, जो कि 1843 ईस्वी में लिखी गई, 1843 ईस्वी में। शिव सिंह सहरोज के कवियों के पद राग कल्पद्रुम से लिए गए हैं, जो शिव सिंह सेंगर थे जिन्होंने अपना काल निर्णय, काल विभाजन कालिदास हजारा पुस्तक से किया था, लेकिन जो इन्होंने कवियों के पद लिए हैं उन्होंने राग कल्पद्रुम से लिए हैं। 1843 ईस्वी में 4 खंडों में प्रकाशित ये रचना संगीत शास्त्र से संबंधित है। ये जयपुर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ कृष्णानंद व्यास देव की रचना है। ये राग कल्पद्रुम किसकी रचना है? कृष्णानंद व्यास देव की रचना है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रमुख टॉपिक है हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ के बारे में। सबसे पहले इसमें जिसका नाम आता है वो ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेतुर इंदुई ए हिंदुस्तानी। इसको गारसा द तासी द्वारा लिखा गया। ये एक फ्रेंच विद्वान है, ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। इसको 2 भागों में विभक्त किया गया। पहला प्रकाशन 1839 ईस्वी में तथा दूसरा भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। ये ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड द्वारा प्राच्य अनुवादक समिति द्वारा पेरिस में प्रकाशित किया गया। इसके द्वितीय संस्करण में 1871 में ये 3 भागों में विभक्त हो गया। इस ग्रंथ में 738 कवि हैं, यानी 738 कवि हैं, जिनमें केवल 72 हिंदी के कवि थे और तथा बाकी शेष जो थे वो उर्दू के कवि थे। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया, जिसका नाम हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से 1952 में प्रकाशित करवाया। अब इस पुस्तक के नाम का हिंदी में मतलब क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। इस्तवार का मीनिंग होता है इतिहास। इंदुई का मीनिंग होता है हिंदवी या हिंदी, हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा। लिटरेचर का मतलब होता है लिटरेचर या साहित्य। हिंदुस्तानी मुस्लिमों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं ये इसमें उर्दू मिश्रित हिंदी साहित्य के इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा लिखा गया है, जो कि गारसा द तासी के इस्तवार द ला लिटरेतुर इंदुई हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद है। हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद से ये लिखा गया। एक विदेशी विद्वान द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ इसको कहते हैं। इतिहास ग्रंथ लिखने का सूत्रपात इनसे ही माना जाता है। गारसा द तासी से ही इतिहास ग्रंथ लिखने का सूत्रपात। ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। इसको 2 भागों में विभक्त किया गया। पहला प्रकाशन 1839 ईस्वी में तथा दूसरा भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। ये ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड द्वारा प्राच्य अनुवादक समिति द्वारा पेरिस में प्रकाशित किया गया। इसके द्वितीय संस्करण में 1871 में ये 3 भागों में विभक्त हो गया। इस ग्रंथ में 738 कवि हैं, यानी 738 कवि हैं, जिनमें केवल 72 हिंदी के कवि थे और तथा बाकी शेष जो थे वो उर्दू के कवि थे। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया, जिसका नाम हिंदुई साहित्य का इतिहास
के नाम से 1952 में प्रकाशित करवाया। अब इस पुस्तक के नाम का हिंदी में मतलब क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। इस्तवार का मीनिंग होता है इतिहास। इंदुई का मीनिंग होता है हिंदवी या हिंदी, हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा। लिटरेचर का मतलब होता है लिटरेचर या साहित्य। हिंदुस्तानी मुस्लिमों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं ये इसमें उर्दू मिश्रित हिंदी है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान साहित्य के इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा लिखा गया है, जो कि गारसा दत्तासी के इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद है। हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद से ये लिखा गया। एक विदेशी विद्वान द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ इसको कहते हैं। इतिहास ग्रंथ लिखने का सूत्रपात इनसे ही माना जाता है। गारसा दत्तासी से ही इतिहास ग्रंथ लिखने का सूत्रपात माना गया है। इस ग्रंथ की कमियां तथा आलोचनाएं। ये निम्न पद्धति की वर्णानुक्रम पद्धति, यानी कि जैसे ABCD हम लोग देखते हैं कई डायरीज़ में होता है, या फिर कई लोगों का नाम होता है, A से इसका नाम है, B से इनका नाम है, C से इनका नाम है। इस पद्धति के द्वारा यहाँ इसमें सारे कवियों के बारे में लिखा गया था। इसमें काल विभाजन नहीं किया गया, जिससे हमें ये नहीं पता चल सकता कि कौन से कवि किस समय के हैं। युगीन प्रवृत्तियों का विवेचन नहीं किया गया कि जिस समय कि ये कवि हैं उस समय क्या प्रवृत्तियाँ रही होंगी, किस तरीके का माहौल रहा होगा उस समय, उनके सोच विचार क्या रहे होंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं इनका कोई विवेचन ही नहीं किया गया था इस पुस्तक में। और शुक्ल जी द्वारा इसे वृत्त संग्रह मात्र की संज्ञा या फिर ये चीज़ कहा गया है। वृत्त संग्रह मात्र का मतलब होता है कि ये इसमें सिर्फ संग्रह कर दिया गया है किसी चीज़ के बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में आपको अच्छे से जानकारी जो देनी होती है वो नहीं दिया गया है। अगला है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर ने ये इतिहास ग्रंथ, याद रखिएगा शिव सिंह सरोज जो है वो एक इतिहास ग्रंथ है जो कि लिखा गया है शिव सिंह सेंगर द्वारा। ये हिंदी में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। इस इतिहास ग्रंथ के बाद गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ के बाद ये इतिहास ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ में हुआ। इसमें 1003 कवियों एवं लेखकों का विवरण है, जिसमें 998 कवियों के रचनाओं का विवरण है, जिसमें उदाहरण सहित मतलब कि उनकी रचनाएं भी हैं तथा उनके बारे में भी लिखा गया है और उदाहरण सहित लिखा गया है। भारतीय विद्वान द्वारा रचित प्रथम इतिहास ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। इसकी कमियां तथा आलोचनाएं क्या थी? नामकरण तथा काल विभाजन का प्रयास नहीं है इसमें, तथा आचार्य शुक्ल द्वारा इसे कवि वृत्त संग्रह कहा गया है कि इसमें सिर्फ कवियों के बारे में बस दे दिया गया है, उनकी रचनाओं के बारे में बस दे दिया गया है और इसमें और कुछ भी नहीं है। ये आचार्य शुक्ल द्वारा कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये पुस्तक जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन द्वारा लिखी गई है। सन 1888 में 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा ये प्रकाशित किया गया। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन द्वारा रचित है। केवल हिंदी के कवि, जिसमें 912 कवियों को तथा लेखकों को कालक्रम के अनुसार विभाजित किया गया है। आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं तो आगे है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये पुस्तक सन 1888 में जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन द्वारा लिखी गई तथा इसको प्रकाशित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा कराया गया। केवल हिंदी के कवि हैं इसमें, जिसमें 912 कवियों को और इसमें शामिल किया गया है तथा लेखकों को,
और इनके कालक्रम के अनुसार इनको विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम भाषा की दृष्टि के क्षेत्र निर्धारण कर संस्कृत, प्राकृतिक, अरबी, फारसी, मिश्रित उर्दू को उससे अलग किया गया है। यानी इन्होंने भाषा की दृष्टि से भी कौन से संस्कृत के हैं, कौन से प्राकृतिक, कौन से अरबी, कौन से फारसी, इस प्रकार से इन्होंने कवियों का निर्धारण भी किया है। हिंदी के विकास क्रम का निर्धारण, इन्होंने हिंदी के विकास क्रम को निर्धारण किया है। यानी इन्होंने जो काल विभाजन किए हैं उसमें चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारिक काव्य के रूप में किया है। 16वीं से 17वीं शताब्दी के युग में भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की उपलब्धि है। इन्होंने भक्ति काल को, ये क्वेश्चन आता है कि किसने भक्ति काल को स्वर्ण युग माना था, तो उन्होंने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग माना है। काल विभाजन का प्रथम प्रयास इसी ग्रंथ में हुआ। ग्रियर्सन ने रीतिकाल की कविता को द आर्स पोइटिका के अंतर्गत रखा तथा बिहारी की कविता को अक्षर कामधेनु कहा है। आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ को बड़ा वृत्त संग्रह मात्र कहा है। किशोरी लाल गुप्त के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य को प्रथम इतिहास ग्रंथ एवं प्रथम इतिहासकार माना है तथा इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद, ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी और जिसका हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त जी ने किया है 1957 में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इन्होंने इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया है। तो आगे की वीडियो के लिए हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। चलिए टाटा बाय बाय। आशा है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।